हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी में मचे चुनावी घमासान से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और आज प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रयागराज के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो चुनाव प्रचार करेंगे। करछना और 12 विधानसभा में आज जनसभा करेंगे। तो करछना विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो 12 विधानसभा के शंकरगढ़ में भी वो जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ से करेहा पहुंचे। तो कल भी दौरे पर थे और लगातार वहां जनसंपर्क किया, जनसभा की। आज भी प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तूफानी दौरा लगातार जारी है। प्रयागराज के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश जनसभा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बीच सियासी दलों का धुआंधार प्रचार भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव में मुख्य ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। सीएम लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। सुल्तानपुर और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ 9 मार्च तक ही यूपी के सीएम रहेंगे। अब बीजेपी का जाना तय है। उन्होंने कहा कि युवा परेशान है, किसान को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, इसलिए सरकार बदलेगी। साथ ही ये भी कहा कि यूपी में जाति और धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली। सीएम ने लखनऊ में 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन और यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है, उनके नेताओं के जवान लड़खड़ाने लगे हैं। ये तो योगी जी को पहले ही मठ में बिठाने की तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के छाती पे गाड़ियां चला दी। जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं उनका संतुलन अब बिगड़ चुका है। अब जनता जाग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में 60% मतदान हुआ है। वहीं अगले चरण के लिए प्रचार अभी जारी है। इस बार के प्रचार में आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल हो गया है। पीएम मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं और वो अपने भाषणों में आतंकवाद को लेकर सपा को निशाने पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने हरदोई, पुरवा और उन्नाव की जनसभाओं को संबोधित किया। इस बार उनके निशाने पर आतंकवाद का मुद्दा भी रहा। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट कनेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने मुलायम और अखिलेश को घेरा और पूछा कि आतंकियों ने बम ब्लास्ट करने के लिए सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को ही क्यों पसंद किया। तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आतंकवाद को लेकर अखिलेश यादव पर वार किया और कहा कि आतंकियों के अब्बाजान सपाइयों के भाईजान हैं। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं।
कारण क्या है? आतंकी का अबूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेठी और प्रतापगढ़ में रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को उतनी ही सीटें मिल रही हैं जितनी पिछली बार मिली थी। वहीं आतंकवाद पर सवाल करते हुए कहा कि समाजवादी ही क्या आतंकवादी नहीं है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है कि भारत में सरकार चलाने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को कभी तोड़ेगी। वहीं बहराइच में केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी सपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि 10 मार्च को सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये आतंकियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है और आने वाली 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने भी आतंकवाद को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया। ये घोटाले वालों की पार्टी, ये माफियाओं को पिछड़ा देने वाली पार्टी, ये आतंक राज्य स्थापित करने वाली पार्टी, जिनके राज में मां बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं था, वो पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अभी यूपी में 4 चरणों का चुनाव होना और बाकी है। आतंकवाद को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता जिस तरह से सपा पर हमलावर हैं, उससे साफ है कि आने वाले चरणों में सपा के लिए राह आसान नहीं होने वाली। विजय दीक्षित, IBC 24, लखनऊ। चलिए, चुनावी खबरों के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दमोह के कुंडलपुर जाएंगे। कुंडलपुर के पंचकल्याणक महोत्सव में सीएम शामिल होंगे। एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुंडलपुर जाएंगे। पंचकल्याणक महोत्सव यहां पर वो शामिल होंगे। तो देश भर के जैन मुनि और जैन धर्म के अनुयायी इस वक्त कुंडलपुर पहुंच रहे हैं पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होने के लिए। आज सीएम शिवराज भी उनके बीच पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे का आज तीसरा दिन है और आज कांकेर जिला बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। कल कोंडागांव जिला पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर डी पुरंदेश्वरी पहुंची हुई हैं और बस्तर को फोकस किया हुआ है। बस्तर में लगातार बैठकें कर रही हैं जहां पर प्रदेश का कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं है। रायपुर से एक और अहम खबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने फोकस किया है, जोर दिया है और इसी संदर्भ में आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक करेंगे और सदस्यता अभियान की जानकारी लेंगे। इधर मध्य प्रदेश में भी आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज ये अहम बैठक करेंगे और कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की ये बैठक लेंगे। प्रकोष्ठों के गठन के बाद भोपाल में पहली बड़ी बैठक हो रही है, तो बैठक में पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस वक्त लगातार पदाधिकारियों से बैठक ले रहे हैं, उनके कामकाज का फीडबैक लेंगे। और कल ही उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कोई बड़े परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। उज्जैन से इस वक्त एक अहम खबर, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का तीसरा दिन है। भागवत आज कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। मालीपुरा के आराधना भवन में आयोजित कार्यक्रम में भागवत शामिल होंगे। कल विद्या भारती के चिंतामणि स्थित भवन का उन्होंने लोकार्पण भी करेंगे और प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। 4 दिवसीय उज्जैन के दौरे पर है मोहन भागवत और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।
कल भी वो इस्कॉन मंदिर पर पहुंचे थे। इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद उन्होंने बैठक ली थी। तो संघ प्रमुख ने कल इस्कॉन मंदिर के परिसर में ही भवन में बैठक ली और आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि तो उज्जैन पहुंचे हैं मोहन भागवत। आज तीसरा दिन है और कल भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल विद्या भारती भवन का लोकार्पण करेंगे और कल उन्होंने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कई राजनीतिक घटनाक्रम, गैर राजनीतिक घटनाक्रम है। इसकी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और इलाहाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे इससे पहले भी हमने देखा है कि चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ वो जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे पहले भी जो छत्तीसगढ़ सरकार की वहां योजनाओं को ज्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है। स्वयं जो प्रियंका गांधी के द्वारा वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की जो गोधन न्याय योजना है, जो 2500 रुपये में धान खरीदा जा रहा है, उन चीजों को जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है एक बड़ी घोषणा की उत्तर प्रदेश में कि अगर वहां पर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो जो है गोबर की खरीदी होगी। ये उन्होंने कहा है कि छुट्टा जो जानवर है उनसे उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता और जो वहां के कार्यकर्ता हैं और विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो प्रचार करने में लगे हैं कि कैसे जो है छत्तीसगढ़ की योजनाओं को अब उत्तर प्रदेश में भी जो लागू करने की बात जो भाजपा के नेता हैं वो भी कहने लगे हैं। और इस पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी आया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है कांग्रेस का, उसको लेकर आज जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लेंगे। वर्चुअल बैठक होगी, सभी जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक लेंगे। चूंकि एआईसीसी की तरफ से एआरओ और पीआरओ दो जो इसके लिए चुनाव के लिए जो एआईसीसी के चुनाव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने, उसके लिए जो प्रक्रिया होना है उसके लिए आने वाले हैं। तो इससे पहले कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सभी जिलों से पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं कि किस तरीके से किसको टारगेट मिला है, कितना अचीव हुआ है और क्या करना है, कब तक करना है, किस तरीके से क्या क्या समस्या आ रही है, उन सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से 10 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है, उसमें से 6 लाख अब तक जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार जो है 6 लाख सदस्य जो है कांग्रेस के हुए हैं। ये बड़ी जो एक रिकॉर्ड है उनके लिए, लेकिन 4 लाख अभी भी बचे हुए जिसे अगले महीने तक पूरा करना है। तो ऐसे में और क्या तैयारी की जानी है, क्योंकि इसको लेकर जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल सोनिया गांधी भी लगातार बैठकें ले रही है, लगातार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से वो रिपोर्ट ले रही है। तो ऐसे में जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जो जिला अध्यक्षों से और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे साथ बैठक कर जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है कि डी पुरेंद्रेश्वरी जो भाजपा की प्रदेश प्रभारी है वो 3 दिवसीय बस्तर के दौरे पर है। और जिस तरीके से हमने देखा कि उनकी शुरुआत जो है दंतेवाड़ा से हुई, फिर कोंडागांव और आज कांकेर में है। लगातार जिला पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि बस्तर में 2018 में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हुई थी। वहां पर बीजेपी एक भी विधायक नहीं है। कभी 2003, 2008, 2013 में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बन रही थी वो बस्तर के दम पर बन रही थी। बस्तर में ज्यादा से ज्यादा जो है भाजपा की विधायक जीत कर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2018 में देखने को मिला कि भाजपा वहां से पूरी क्लीन स्वीप हो गई। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि 1.5 साल से भी कम जो वक्त है बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे पहले कि भाजपा और क्या तैयारी करे, किस तरीके से जो वहां के स्थानीय नेता है, पदाधिकारी वहां से चर्चा करे। तो इसी को लेकर डी पुरेंद्रेश्वरी आज कांकेर में बैठक लेंगे। उसके बाद 22 और 23 जो है 2 दिवसीय जो है वो रायपुर में बैठक लेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से डी पुरेंद्रेश्वरी के दौरे का असर और जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उस पर जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे। चलिए, तो तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।
बढ़ता आगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां कसावट में जुट गई हैं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और कहा कि सभी को डिजिटल सदस्यता अभियान में ताकत के साथ जुटना है। कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि मंडलम सेक्टर कमेटियों के गठन में जो भी जिलाध्यक्ष दिलचस्पी नहीं लेगा वह 26 फरवरी को अपना इस्तीफा दे दे। बता दें कि कांग्रेस अब तक 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 117 सीटों पर ही मंडलम सेक्टर कमेटियां बना सकी हैं। उधर कमलनाथ ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों को उन्हीं के क्षेत्र में घेराबंदी के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब हर बात में बीजेपी की नकल कर रही है और नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हमने अभी बैठक करी है जो हमारे प्रभारी है क्योंकि अब चुनाव 19 महीने दूर है और हमें अपने संगठन में मजबूत संगठन बनाना है कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता की जो भावनाएं हैं ये भावनाएं हमारा संगठन इसे उजागर कर पाएगा। आईटी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, इसको संचालित तो व्यक्ति ही करता है। यदि संगठन नहीं होगा, आपके साथ जनता नहीं होगी तो फिर केवल मोबाइल से काम नहीं चलेगा। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र से बजट मिलने पर छतरपुर में नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान पूर्व सीएम उमा भारती भी मौजूद रही, लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं कराया और लोगों के बीच आम नागरिक की तरह बैठ गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि सिंचाई और रोजगार की व्यवस्था नहीं होने से मजदूर पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश और यूपी के 10 से 12 लाख लोग मजदूरी के लिए हर साल पलायन करते हैं। उम्मीद है ये परियोजना कुछ हद तक मजदूरों का पलायन रोकेगी। वहीं मीडिया से पूछे गए सवाल कि मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार में बुंदेलखंड कितना बदला है, पर उमा भारती बोलने से बचती नजर आई और प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। टोटल बुंदेलखंड का 10 से 12 लाख और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि मजदूरी करने के लिए आदमी कभी जाता है जब उसको अपने गांव में भरपेट भोजन न मिले। तो अब मुझे लग रहा है कि ये 2 योजनाओं के बाद में वो स्थिति बदलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व की चर्चा देश के दूसरे राज्यों में होने लगी है। झारखंड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार इस नीति के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी लेना चाहती है और इसी हफ्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक होने जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से इस नीति के माध्यम से राजस्व बढ़ाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को अच्छे कामों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार को शराब मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन क्षमता का नतीजा है। उनका कहना है कि सरकार ने राजस्व प्राप्ति के साथ शराबखोरी को कम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि अब छत्तीसगढ़ में जैसी आबकारी नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट हो और जो शराब की जो कुप्रभाव है वो कम से कम कैसे किया जा सके। शराबबंदी की बात करने वाली भूपेश बघेल जी और उनकी कांग्रेस की सरकार आज दारू का मॉडल छत्तीसगढ़ बनते जा रहा है। इसके पहले कुछ प्रदेश के लोग देखने आए थे, अभी कुछ प्रदेश के लोग देखने आए हैं और क्या छत्तीसगढ़ दारू का मॉडल के रूप में पूरे देश में विख्यात होंगे। रायपुर कलेक्ट्रेट के पीछे करोड़ों की लागत से तैयार ऑक्सीजोन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने लगभग 1 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑक्सीजोन के प्रवेश द्वार वाले हिस्से के सौंदर्यीकरण में तोड़फोड़ कर दी है। असामाजिक तत्वों ने यहां लगाए गए पत्थरों के 25 से भी ज्यादा खंभों को गिराकर तोड़ दिया है, साथ ही पत्थर की दूसरी कलाकृतियों को भी नुकसान पहुंचाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी कैमरों में सुरक्षा का दावा करने वाले अधिकारी अभी तक दोषियों का पता नहीं लगा पाए। वहीं ना तो वन विभाग, न नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन की ओर से थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। महापौर ने कहा है कि दोषियों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा नहीं की जा रही। वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो कार्य होता है, उसके बाद फिर उसी कार्य के लिए आप मरम्मत के नाम से फिर से एक बार उसका रीटेंडर करेंगे या टेंडर निकालेंगे, उसमें भी आपको पैसा खाने की गुंजाइश मिलती है। यही कारण हो सकता है कि लोग जानबूझकर, जो जिम्मेदार लोग हैं, लोग जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई से अनदेखा करें। खंडवा के रतागढ़ स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से रविवार को दिन दहाड़े 7 बाल अपचारी बालक फरार हो गए। ये सभी बाल आरोपी संगीन मामलों में विचाराधीन थे। सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस अफसरों ने मौके का मुआयना कर बताया कि टॉयलेट की दीवार तोड़कर अपचारी बालक फरार हो गए। मामले में संप्रेक्षण गृह के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। सभी आरोपी खंडवा के बाहर से हैं और इनमें हरदा के 3, बुरहानपुर का 1, खरगोन के 3 शामिल हैं। बताया जाता है कि बाल संप्रेक्षण गृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन है। यहां से बीते महीने भी कुछ बालक फरार हो गए थे। संप्रेक्षण गृह में कुल 8 किशोर थे। 7 के फरार होने के बाद 1 किशोर बचा है। 7 बच्चे के फरार होने की हमें बाल संप्रेक्षण गृह से सूचना मिली है। जो टॉयलेट था उसकी दीवार को विधिवत तरीके से तोड़ा और वहाँ से भागे रहे और पुलिस भी इस पर पूरी पड़ताल कर रही है। ये ऐसे 7 बच्चे हैं जो अलग अलग जिले के हैं। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।